नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं वोकैबुलरी, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स लिए थे वो ग्रामर के टॉपिक थे या कॉम्प्रीहेंशन के थे, क्योंकि इंग्लिश किसी भी एग्जाम में आए तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, पहला क्या है? कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस और क्लोज पैसेज या क्लोज टेस्ट आता है। दूसरा पार्ट आता है जिसमें हम लोग स्पॉटिंग एरर्स या फ्रेज रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, और ये टोटली बेस्ड किस पर होता है? ग्रामर के ऊपर। जो अभी तक हम लोग नाउन आर्टिकल एडजेक्टिव पढ़ते हैं, सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। और तीसरी चीज इंग्लिश के पेपर में आती है, अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड करें तो तीसरी चीज आती है जब हम वर्ड्स की बात करते हैं, चाहे वो एंटोनिम्स के फॉर्म में हो, सिनोनिम्स के फॉर्म में हो, ईडियम्स के फॉर्म में हो, या फ्रेजल वर्ब्स हो या फ्रेज हो, किसी भी फॉर्म से, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में कहलाएगा क्या? न्यू वर्ड्स का अध्ययन जब हम लोग करते हैं तो वो किस में आता है? वोकैबुलरी पार्ट में आता है। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि कहते हैं कि जो वर्ड है उसको रट डालो, इसके अलावा कोई चारा आपके पास नहीं। लेकिन रटने के साथ समस्या ये होती है कि अगर कोई कहे कि डेली आपको से 10 वर्ड्स या 20 वर्ड्स या 50 वर्ड्स याद करने हैं, 50 तो बहुत दूर की बात हो गई, हम 10 या 20 का एग्जाम्पल ले लें। अगर कोई कहे कि आपको 10 या 20 वर्ड्स डेली याद करने हैं, ठीक है, डेली याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कब तक? सवाल इस बात का कि कब तक ऐसे रटते रहोगे। क्योंकि जैसे ही आप डेली 10 वर्ड याद करोगे और से मान लो 10 दिन हो गए तो आपके 100 वर्ड्स कंप्लीट हो गए 10 दिनों में। लेकिन जैसे ही 11वां 12वां दिन आएगा, आप न्यू वर्ड्स पढ़ोगे, याद करोगे, आप देखोगे जो आपने पहले वर्ड्स पढ़े थे उसके मीनिंग भूलते जा रहे हो। तो अल्टीमेटली आपको रटने का कोई भी फायदा नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो, भूलने से बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि उन वर्ड्स को, नए नए वर्ड्स को अपने कम्युनिकेशन में, वार्तालाप में, कन्वर्सेशन में यूज करें। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताओ दोस्तों कि आप डेली कम्युनिकेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं? घर वालों से बात कर नहीं सकते, मम्मी पापा दादा नानी इन लोग से बात नहीं कर सकते, नहीं तो गरिया दिए जाएंगे, कहेंगे ज्यादा पढ़ लिख गया है क्या है ना। तो अब भाई बहनों से बात नहीं कर सकते, दोस्तों से बात करेंगे तो मार खाएंगे, है कि नहीं? कहेंगे अपने असली औकात में आ जाओ, ज्यादा अंग्रेज ना बनो, ऐसे बोल देते हैं, बेइज्जती हो जाती है। तो सवाल इस बात का, टीचर से हम लोग बात कर नहीं सकते इंग्लिश में। हम लोग इंग्लिश में जब टीचर से बात करते हैं तो कितनी बात करते हैं, कितने वर्ड्स का यूज करते हैं? मे आई कम इन, मे गो टू वॉशरूम, है ना, आई वांट टू हैव वाटर, एटसेट्रा। इससे ज्यादा हम लोग कुछ बात नहीं करते हैं, राइट? तो अब कैसे हम लोग उन वर्ड्स को, नए वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में बार बार यूज करेंगे? कन्वर्सेशन भी नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि नए नए वर्ड्स लिख लो डायरी में और जगह जगह जाके चिपका दो, अपने रूम में, अपने वॉशरूम में, हर जगह। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको दीवारें गंदी नहीं करनी है ना, अपना घर खराब नहीं करना कि जहां जहां आपने पन्ने लगा दिए। इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। तो अब क्या करें सर, वोकैबुलरी हमसे हो ही नहीं पाता है, इतने ज्यादा तो इंग्लिश में वर्ड्स हैं। तो मैंने कब कहा कि सारे वर्ड्स तैयार करने हैं? वर्ड्स वही पढ़ो जो एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, मतलब सबसे ज्यादा पूछे गए वही वर्ड्स तैयार करने। और उन वर्ड्स को भी, अब आप कहोगे सर चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि जो वर्ड्स एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं को तैयार करो, लेकिन सर एग्जाम में जो आ चुके हैं वो भी तो 500 वर्ड्स हैं, कैसे याद करें? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हम कहें कि आपको पहले से कितने वर्ड्स याद हैं जो आप डेली कम्युनिकेशन में यूज करते हो, सब कुछ मिला के। जैसे अगर हमने कह दिया कि वाटर एक वर्ड में आएगा, वोकैबुलरी में आएगा, फिर हमने कह दिया ईट, फिर हमने कह दिया सिंग, फिर हमने कह दिया इन्फॉर्मेशन, फिर हमने कह दिया एडवाइस, फिर हमने कह दिया फर्नीचर, फिर हमने कह दिया चेयर, पेन, ये सारे के सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि 500 वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन यकीन मानो 500 से ज्यादा वर्ड्स आपको खुद अभी आते होंगे। जब आपको बिल्कुल भी वोकैब नहीं आते तब भी आपको 500 वर्ड्स आते होंगे डेली वाले। 500 और तैयार करने, बस वो 500 जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे आते हैं, जो आपको नहीं आते, वो तैयार करने हैं। और ये 500 वर्ड्स यकीन मानिए बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं कि साल 2 साल लग जाएंगे आपको। आप विद इन 3 मंथ्स ये 500 न्यू वर्ड्स तैयार कर सकते हो 3 महीने के अंदर, और बिना भूले। यानी कि हम एक एक वर्ड पढ़ें और ऐसा पढ़ें कि जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ने की कोशिश ना करें, बल्कि एक बार में ही याद हो जाए। ऐसी टेक्निक यहां पर लेकर आए। तो सारी बातों को आप भूल जाइए कि हम वोकैब्स को, वर्ड मीनिंग को, आपको याद होगा जब हम लोग वर्ड मीनिंग पहले पढ़ते थे स्कूल्स में, तो इधर मीनिंग लिखी होती थी, इधर वर्ड्स लिखे होते थे, और इधर वाले पार्ट पे हाथ लगा के फिर धीरे से देखते थे, अरे यार ये तो भूल गए थे, ये वाला इसमें इसका मीनिंग ये होना चाहिए।
इस तरीके से आपको रटना नहीं है, क्योंकि यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, सीखे वोकैबुलरी बिना रटे। पहली चीज रटना आपको बिल्कुल नहीं है। दूसरा क्या है, निमोनिक टेक्निक से, निमोनिक टेक्निक क्या होती है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्या लिखा है, रूट वर्ड्स प्रीफिक्स से और सफिक्स से। क्या होते हैं रूट वर्ड्स, क्या होता है प्रीफिक्स, क्या होता है सफिक्स, और क्या होता है निमोनिक टेक्निक, यानी कि इनके जरिए आप याद कर सकते हो और ऐसा याद कर सकते हो जो आप कभी भी जिंदगी में ना भूलो। हम इसमें अगर बात किया जाए कि मैं क्या प्रेफर करता हूं, रूट वर्ड्स वाली विधि या निमोनिक, तो मैं स्वयं अगर पर्सनली बात करें तो मैं इसका यूज ज्यादा करता हूं, निमोनिक टेक्निक, क्योंकि इसमें कुछ भी रटना नहीं पड़ता। जब हम रूट वर्ड्स की बात करेंगे, प्रीफिक्स या सफिक्स की बात करेंगे, तो भी कुछ ना कुछ तो आपको रटना पड़ेगा ना। इतने सारे रूट वर्ड्स हैं, इतने सारे प्रीफिक्स सफिक्स, कहीं से भी एग्जाम में आ सकता है। और ये रूट वर्ड प्रीफिक्स सफिक्स का फार्मूला हर एक वर्ड में नहीं लगता, ये भी अपना याद रखना, ठीक है। तो सबसे अच्छी मेथड जो मुझे लगता है वो निमोनिक टेक्निक लगता है, लेकिन निमोनिक टेक्निक पढ़ेंगे बाद में, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूट वर्ड्स की विधि से वोकैबुलरी तैयार करना। तो यहां पर आ जाते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रीफिक्स सफिक्सेस रूट वर्ड्स एंड ग्रीक एंड लैटिन। देखो क्या होता है ना, इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बोरोड वर्ड्स होते हैं, अदर अदर लैंग्वेजेस से लिए गए होते हैं, है ना। और एक सिंपल जो कि इंग्लिश के वर्ड्स हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें सिंपल वाले रूट वर्ड्स हो जाएंगे या प्रीफिक्स या सफिक्स हो जाएंगे। जैसे किसी वर्ड में ब्यूटीफुल लिखा है, एलवाई लगा दें तो सफिक्स एलवाई लगाने से उसका एडवर्ब बन जाता है, राइट। तो हम ऐसे बात नहीं करेंगे, हम उन वर्ड्स की बात करेंगे जो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में यूज होते रहे और उनसे नए नए वर्ड्स आज भी बनाए जाते हैं। चलिए, तो होता क्या, जैसे कि यहां पे लिखा व्हाट इज रूट वर्ड। रूट वर्ड होता क्या है पहले ये समझें। रूट जैसा कि नाम से पता चला, रूट का मतलब क्या होता है, जड़ होता है ना, यानी कि उद्गम, कहां से ये आया है वर्ड, जहां से ये आया है वर्ड उसी से बनाने की कोशिश करते हैं, उनके मूल रूप से नए नए वर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं। ए रूट वर्ड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ए न्यू वर्ड एंड इज वर्ड बाय इटसेल्फ, है ना। एक वर्ड आमतौर पे एक वर्ड भी हो सकता है, जैसे अगर हम कहें जनरली इंग्लिश की बात करें तो जैसे हमने कहा ये हैप्पी वर्ड है, दिस इज नॉट लैटिन और ग्रीक, लैटिन ग्रीक की अभी बात नहीं कर रहे, ये इंग्लिश का एक वर्ड है हैप्पी, राइट। तो अब इसका यूज करते हुए हम और नए नए कौन से वर्ड्स बना सकते हैं, कौन कौन से वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है अनहैप्पी हो सकता है, हैप्पी का ऑपोजिट हो गया, हैप्पीनेस हो सकता है। हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, जब इसका नाउन बनाया तो क्या बन गया, हैप्पीनेस बन गया। हैप्पीली हो गया, यहां पर एडवर्ब के तौर पे यूज होगा। अब यहां पर देखें, ये जो नेस लिखा है ये एलवाई लिखा है और यहां पर अन लिखा है, जो पहले आता है वर्ड के पहले वो प्रीफिक्स होता है, जैसे कि नाम से पता चला प्री पहले आने वाला प्रीफिक्स। और जो लास्ट में आता है, जैसे कि यहां पे NESS की बात करें, एलवाई की बात करें, ये दोनों क्या कहलाएंगे, सफिक्स, राइट। और ये अन क्या कहलाएगा यहां पर, प्रीफिक्स। क्लियर है। अब अगर हम यहां पर एक वर्ड लिखना चाहें, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने लिखा फिलैंथ्रोपिस्ट। देखिए, फिलैंथ्रोपिस्ट एक वर्ड होता है, ये वर्ड को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें और कह दें, ऐसे ऐसे डिवाइड कर दें, ये तो एक फिल बचा, एक एंथ्रोप है और एक IST है। फिल क्या हो गया, प्रीफिक्स, IST क्या हो गया, सफिक्स, एंथ्रोप क्या हो गया, रूट वर्ड, रूट वर्ड हो गया, राइट। अब तीनों का अगर प्रीफिक्स या रूट वर्ड, उसके बाद यहां पर सफिक्स लिखा है, तीनों का अगर मीनिंग पता हो तो आपका ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड लिखा है इसका पूरा का पूरा मीनिंग आ जाएगा। तो समझते हैं कि फिल का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, फिल का मतलब होता है किसी चीज को पसंद करने वाला, लाइक करने वाला या लवर, फिल पसंद करने वाला, राइट। IST का मतलब होता है टू फॉलो। IST का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फॉलो करने वाला, जैसे साइंस को फॉलो करने वाला साइंटिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट होता है, राइट। IST जिसके लास्ट में लिखा हो टू फॉलो समथिंग, उससे रिलेटेड चीज को फॉलो करने वाला।
तो अब एंथ्रोप का क्या मतलब होता है? एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ा होगा। तो एंथ्रोप का मतलब होता है मनुष्य यानी ह्यूमन, ये लिख दिया हमने यहां पर। तो अब तीनों वर्ड्स को मिलाया, प्रेम करने वाला, लोगों से और उस बिलीफ को मानने वाला, यानी कि जिसको हम लोग ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? परोपकारी, मानवता से या मानव से प्रेम करने वाला या उनको पसंद करने वाला, ए लवर ऑफ मैन काइंड क्या कहलाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया कि रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स क्या होते हैं। अब चले आते हैं नेक्स्ट पे। अब जैसे यहां पे इंग्लिश का एक कॉमन वर्ड लिया है, रूट वर्ड, कौन सा? जॉय। अब जॉय को मिलाकर कौन कौन से न्यू वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, यहां पर मेंशन है। जैसे यहां पे लिखा नहीं है, जॉयस हो गया या एंजॉय हो गया, ये सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं। और उसके बाद लाइक, लाइक लगाकर कौन कौन से वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? डिसलाइक हो गया, लाइकेबल हो गया, अनलाइकली हो गया या लाइकली हो गया, ये सारे वर्ड्स। डिसलाइक मतलब ऑपोजिट हो गया, किसी चीज को पसंद ना करना, डिसलाइक हो गया। लाइकेबल का मतलब ये हुआ कि पसंद करने योग्य कोई चीज है, एडजेक्टिव है यहां पर। लाइकली अनलाइकली का मतलब होता है एडवर्ब, यानी कि जो कुछ होने को है, लाइकली टू हैपन, होने को है। और अनलाइकली मतलब ऐसा बहुत कम चांसेस है कि वो चीज हो। अब बात करते हैं, ये तो इंग्लिश के कॉमन वर्ड्स हो गए थे। अब हम बात करेंगे ग्रीक और लैटिन रूट क्या होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से आता है। अच्छा, ये देखें, ग्रीक और लैटिन रूट फॉर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं? फॉर्म्स करते हैं बेसिस ऑफ ए न्यू वर्ड, एक न्यू वर्ड बनाते हैं, जनरेट करते हैं। और ये यूजुअली अपने आप में कोई वर्ड नहीं होते। अगर हम बात करें कि फिल बहुत ज्यादा अकेले यूज नहीं होता। फिल किस चीज का? तो आपको बताना पड़ता है। जैसे हम आईएसटी की ही बात करें, है ना, तो ये अकेला इसका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन ये किसी के साथ जुड़ेगा, डेंटिस्ट है ना, किसी के साथ जुड़ेगा तो उसका मीनिंग हो जाएगा। अब जैसे कि पहला एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है बच्चों, फ्रैक्ट। फ्रैक्ट का क्या मतलब होता है? ये देखिए, फ्रैक्ट और फ्रैक की बात करें, है ना, इसका मतलब यहां पर लिखा हुआ है क्या? किसी चीज को तोड़ देना या शैटर कर देना, क्रश कर देना। अब इससे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं? ये देखिए, हमने यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपके सामने। पहला है फ्रैक्चर, दूसरा है फ्रैक्शन, उसके बाद फ्रेजाइल, उसके बाद फ्रैगमेंट। चाहे फ्रैक्ट हो, चाहे फ्रैज हो या फ्रैग हो, है ना, इन सब का मतलब क्या है? एक रूट वर्ड है जिसका मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन या अलग अलग करना, सेपरेट करना। तो पहला क्या है? जब हड्डी टूट जाए तो क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्ट से बना, राइट, फ्रैक्चर हो गया। और इन द सेम मैनर जो रप्चर होता है ना, रप्चर, वो भी कह सकते हैं, इसी टाइप का रूट वर्ड है जिसका मतलब टू ब्रेक डाउन। फ्रैक्शन में किस चीज का फ्रैक्शन निकालते हैं? नंबर्स का। यानी कि हमने कह दिया 4/3, इसका मतलब इसको डिवाइड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रेजाइल का मतलब ये होता है इजिली ब्रोकन, कोई भी चीज बहुत ही आसानी से अगर टूट जाए, बहुत नाजुक सी चीज है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेजाइल बोलते हैं। फ्रैगमेंट का मतलब ये होता है ऐसा सेंटेंस जो कई पार्ट्स में डिवाइड हो, वो हो गया फ्रैगमेंट। तो आपने क्या सीखा? आपने ये फ्रैक्ट और फ्रैज जो दो रूट वर्ड्स थे, उन पर बेस कुछ वर्ड्स देखे फॉर्म करना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एक और रूट वर्ड है वोक, वोक। इसकी स्पेलिंग सी भी हो सकती है और के भी हो सकती है। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? आवाज से भी इसका मतलब है और किसी को बुलाने से भी इसका मतलब निकल के आता है। जैसे कि अगर हम बात करें वोकल कॉर्ड्स, हमारे गले में क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोर्ड्स होते हैं। तो किससे बना है? वो आवाज से बना है, राइट। कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं देखें। पहला क्या है यहां पर? वोकल। वोकल किससे रिलेटेड है?
वॉइस से रिलेटेड है। कोई चीज जिसमें वॉइस शामिल हो वो क्या होगा? वोकल। जैसे साउंड बॉक्स हमारे गले का क्या कहलाता? वोकल कॉर्ड्स। उसके बाद एडवोकेट, इसमें भी वोक लगा है। अब आप सोचोगे एडवोकेट का मतलब तो वकील होता है, तो उसमें वॉइस कहां से आ गई, है ना? तो आप ये सोचो कि एक वकील का काम क्या होता है, एडवोकेट का काम क्या होता है? वो आवाज उठाता है। किसके लिए? भाई जिसने अपना वकील किया है उसके समर्थन में, उसके सपोर्ट में आवाज उठाएगा, राइट? इसलिए उसको एडवोकेट बोला जाता है। वो का मतलब क्या है यहां पे? वॉइस से। क्लियर? अब देखिए, कॉन्वोकेशन का मतलब आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में या स्कूल में कॉन्वोकेशन होता है, यानी कि किसी को सर्टिफिकेट देना हो या डिग्री देना हो या कोई समारोह किया जाए तो उसको कॉन्वोकेशन, जिसमें लोगों की गैदरिंग होती, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, तो उसको क्या बोल दिया? कॉन्वोकेशन बोल दिया। और क्योंकि इसमें बुलाया जाता है, कॉल, असेंबली, बहुत सारे लोगों को गैदर होते हैं लोग, इसलिए यहां पर वॉक का मतलब क्या है? टू कॉल से, वॉइस से नहीं। अब अगला क्या है यहां पर? इवोक। देखो यहां पे अलग अलग हो गया, मैं एक साथ लिख देता हूं, इवोक। तो आप बता सकते हैं इवोक का मतलब क्या होता है? भूली बिसरी बातों को रिकॉल करना, याद करना, क्या कहलाता है? इवोक कहलाता है। यानी कि हमने क्या कहा? कॉल करना। यहां पर यादों को कर रहे हैं, यानी मेमोराइज कर रहे हैं, चीजों को रिकॉल कर रहे हैं, तो क्या हो गया? इवोक उस वर्ड से बन गया। इसमें क्या है? वी ओ के, ये रूट वर्ड लिखा हुआ है। इसके बाद प्रोवोक का मतलब क्या होता है? इसमें भी देखो वोक लिखा हुआ है, यानी कि ये भी कुछ कॉल करने से संबंधित है, बुलाने संबंधित है। प्रोवोक का मतलब जब आप किसी को आगे रख के बुलाओ या आगे बुलाओ। आगे बुलाने का मतलब यह है कि किसी को आगे कर दो, किसी चीज में आगे कर देने का मतलब यह है कि जैसे मान लो कि लड़ाई हो गई है ना, तो मैंने किसी को भड़का दिया कि अरे भाई उसने बहुत बुरा भला आपको कह दिया, कम से कम 5 गाली तो दे के आओ, तभी हम सेटिस्फाइड होंगे आपसे, है ना? तो यानी कि किसी को भड़काने के लिए उसको क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं कि भैया तुम ये काम कर लो, भड़का रहे हैं, तो वो क्या हो गया? प्रोवोक हो गया। और रिवोक का क्या मतलब होता है? अच्छा, रिवोक का मतलब यह होता है कि किसी चीज को दूर रख देना या पीछे रख देना या स्थगित कर देना, रिवोक। अगर किसी चीज में डिले करना है या किसी चीज को रद्द करना है, पोस्टपोन करना है, तो उसके लिए हम लोग रिवोक का यूज करते हैं। यानी कि टू कॉल हम कह सकते हैं बैक, किसी चीज को आगे नहीं बल्कि आप पीछे डाल देना, यानी कि यहां पर हम डिले कर दें, तो उसके लिए रिवोक का यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? डाइन, DYN, जिसका मतलब क्या होता है? पावर से रिलेटेड है, पावर, शक्तिशाली, है ना? जैसे कि पहला वर्ड मुझे याद आ रहा है डायनासोर्स। डायनासोर, डाइन से बना ना, डाइन हो या डायना हो, तो ये कैसा पावरफुल होता है डायनासोर। अब और कौन कौन से वर्ड्स है इसमें देखें। पहला क्या है? डायनामाइट। भाई डायनामाइट रख दो तो चीजें क्या हो जाती हैं? ध्वस्त हो जाती हैं, फूट जाती हैं, है ना? जैसे TNT हो गया, डायनामाइट होता है, पावरफुल होता है। कोई व्यक्ति अगर डायनेमिक है, ये बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज होता है किसमें, अगर किसी चीज की, किसी इंसान की बुराई करनी, सॉरी बुराई नहीं, अच्छाई करनी हो, कि कोई बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो क्या है वो डायनेमिक है, यानी कि एनर्जेटिक है, पावरफुल है, डायनेमिक हो गया। हर जगह इन्वॉल्व रहता है, डायनेमिक, यानी हर एक चीज में काम आता है, डायनेमिक, एक्टिव पर्सन। उसके बाद ये क्या लिखा है? डायनेस्टी का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कई शासक होते हैं, उनकी एक फैमिली रन करती है, जैसे गुप्ता वंश हो गया, है ना, या लोधी हो गया, गुप्त हो गया, राइट? तो ये इसके लिए क्या यूज करते हैं? डायनेस्टी का यूज करते हैं। उसके बाद डायनामो का मतलब क्या है? देखिए डायनामो का मतलब क्या होता है? ये एक टाइप का जनरेटर होता है, मोटर फिट होती है, जिससे हम लोग बिजली यानी कि पावर बनाते हैं, वो क्या होता है? डायनामो होता है। तो आप सब देख सकते हैं कि इसमें डाइन वर्ड से कनेक्टेड वर्ड है और सभी की मीनिंग क्लियर हो रहे हैं। अब यहां पर देखिए अगला रूट वर्ड क्या है बच्चों आपके पास? टेली। टेली का मतलब क्या होता है? दूर की कोई चीज, फार ऑफ, दूर की कोई चीज। देखते हैं इससे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला वर्ड क्या लिखा है? टेलीविजन। टेलीविजन जो अपने घरों में हम लोग रखते हैं, देखते हैं, यानी कि दूर की चीजों को बाय कैमरा प्रसारित करने का काम करता है टेलीविजन, बाय सैटेलाइट। उसके बाद क्या है? टेलीफोन। भाई पहले जब टेलीफोन नहीं था तो हम लोग लेटर्स का सहारा लेते थे, खत भेजते थे और 1 महीने बाद रिप्लाई आता था, आपने देखा भी होगा।
हम उस ज़माने से हैं जब खत चला करते थे, लेकिन अब क्या है, टेलीफोन, बैठे बैठे दूर से बात हो जाया करती है। टेलीस्कोपिक या टेलीस्कोप हो गया भाई, यहाँ से बैठे बैठे हम ब्रह्मांड की चीज़ें देख सकते हैं टेलीस्कोप से। और उसके बाद अगला वर्ड क्या लिखा है, टेलीपोर्ट। टेलीपोर्ट का मतलब ये होता है कि अचानक से यहाँ खड़े हैं और अगले सेकंड हम नीचे नजर आए, तो ये क्या है, टेलीपोर्ट, यानी तुरंत अपना स्थान चेंज करना, दूर वाली स्थान पे चले जाना, ये टेलीपोर्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट रूट वर्ड अगला क्या है, मैल, MAL। जैसा कि समझ में आ रहा है, मैल अगर दिमाग में भरी हो तो इसका मतलब क्या है, हम दूसरों का बुरा करेंगे, बुराई। तो मैल, MAL का मतलब क्या होता है, समथिंग बैड। और इविल, इविल का मतलब क्या होता है, कोई चीज खतरनाक हो गई, बुराई हो गई, ये सब। तो चलो देखते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। पहला वर्ड क्या है, मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट का मतलब होता है कोई चीज जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो या हानिकारक हो, विशियस हो, वेरी हार्मफुल, उसको क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट बोलते हैं। मैला, राइट, मैले से, हमेशा याद रखना इसको। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मैलाइस का मतलब होता है किसी का अगर बुरा सोच रहे हैं हम, बुरा करने का इंटेंशन हमारे मन में है, तो वो क्या कहलाएगा, मैलाइस कहलाएगा, राइट। उसके बाद अगला वर्ड क्या है, मैल फंक्शन। आप देखिए मोबाइल में अक्सर मोबाइल रखा हुआ है और उसमें क्या है, अपने आप बटन दबे जा रहे हैं या कुछ का कुछ खुला जा रहा है, खोल रहे हैं। मान लो हम यूट्यूब खोलना चाह रहे हैं और खुल जा रहा है इंस्टाग्राम, तो ये क्या है, यानी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, खराब काम कर रहा है। जब खराब काम करता है, देखो यहाँ के लिखा वर्किंग बैडली, तो उसको क्या बोल देते हैं, फंक्शन कैसा हो रहा है, खराब हो रहा है, तो मैल फंक्शन बोल दिया। उसके बाद अगला वर्ड क्या लिखा है, डिसमल। डिसमल का मतलब होता है जब हम डिसअपॉइंटेड होते हैं, डिसअपॉइंटेड यानी कि जब हम अंदर से बहुत ज्यादा खिन्न होते हैं, उदास होते हैं, ग्लूमी होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है ग्लूमी सिचुएशन, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसमल बोलते हैं, राइट, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, मैल न्यूट्रिशन। बहुत सारे ऐसे हमारे देश में बच्चे हैं जो इससे जूझ रहे हैं, यानी जिनके पास भरपेट खाना नहीं है। यानी अक्सर अगर हम लोग बात करें, हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, तो हो सकता है उनको 2 टाइम खाना भी नसीब ना होता हो। और यही वजह है कि जब हम लोग शादियों पार्टियों में या कहीं भी खाना वेस्ट करते तो मना किया जाता है कि जो वेस्ट खाना है उसको वेस्ट ना करने के बजाय जो बचा हुआ खाना है उनको ऐसे बच्चों तक जरूर पहुंचाया जाए कि जिनको खाना नहीं मिल पाता, या ऐसी फैमिली तक। तो न्यूट्रिशंस की कमी आ जाए या हेल्थ आपकी अच्छी ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं, राइट, जिसको हम लोग कुपोषण कहते हैं। नेक्स्ट अगला रूट वर्ड हमारे पास क्या है, फोबिया। और फोबिया का मतलब होता है भय या डर, किसी चीज का डर, वो क्या कहलाता है, फोबिया, फियर और डिसलाइक, क्लियर। तो देखते हैं इस फोबिया से हम लोग कितने सारे वर्ड्स, मैंने यहां पर फोबिया के कई वर्ड्स यहां लिखे हैं। रीजन क्या है, एसएससी के एग्जाम में जितने भी वर्ड्स मैंने यहां पे लिखे, गिने चुने वर्ड्स हैं, इनमें से कई बार एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये है इसमें रैक्नोफोबिया, जिसका मतलब होता है मकड़ी का भय। ये अक्सर एग्जाम में देखा गया, पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से फोबिया है। पहला क्या लिखा है, ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया, ग्लोस का मतलब होता है, ये भी एक रूट वर्ड है और इसको हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर ये रूट है तो अब रूट के आगे एक चीज लगा है तो हम इसको बोल देंगे प्रीफिक्स। रूट के आगे क्या लगा, प्रीफिक्स के तौर पे। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, एक रूट प्रीफिक्स का कभी काम कर सकता है, सफिक्स भी हो सकता है ना। ये डिपेंड करता है कि उसकी सेंटेंस यानी वर्ड में पोजीशन क्या है। तो ग्लोसोफोबिया का मतलब क्या हो गया, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आपने देखा होगा कई लोग स्टेज पे जाते हैं तो हाथ पैर फूलने लगते हैं, कांपने लगते हैं और जो कुछ आता है बोल ही नहीं पाते। कहते मुझे पता नहीं क्या हो गया, बहुत नर्वसनेस आ गई है, नहीं बोल पा रहा हूं, आता तो सब कुछ है लेकिन बता नहीं पा रहे। वाइवा में ऐसा होता है, इंटरव्यू में ऐसा होता है, या कहीं गैदरिंग में मंच पे चढ़ तो गए, अब मुंह से निकल कुछ नहीं रहा है, तो क्या कहलाता है वो, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोसोफोबिया, राइट। अगला देखें, अगला यहां पर क्या लिखा है, साइनोफोबिया। साइनोफोबिया का मतलब ये होता है, क्योंकि साइनो जो अगर हम कहें कि ग्रीक या लैटिन वर्ड में साइनो क्या कहलाता है, इज यूज फॉर डॉग्स, कुत्तों के लिए यूज होता है। तो फियर ऑफ डॉग्स को क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, साइनोफोबिया आ गया। इसके बाद थियो या थी, ये जो वर्ड का यूज करते हैं, थियो है ना, ये किसके लिए यूज होता है, ये गॉड के लिए या रिलीजन के लिए। अब यहां पे लिखा हुआ थियोफोबिया, इसका मतलब गॉड से जिसको भय लगता है या धर्म का भय होता है। तो क्योंकि आमतौर पे लोगों को किस चीज से डराया जाता है, धर्म से बहुत ज्यादा डराया जाता है। कोई काम हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करें चाहे ना करें, लेकिन अगर किसी ने धर्म के नाम पे हमसे कह दिया कि नहीं इसको करना जरूरी है वरना घर में मुसीबत आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर हम डर जाते हैं।
तो क्या कहलाएगा, थियोफोबिया कहलाएगा। उसके बाद क्या है, अरैक्नोफोबिया। जैसा कि मैंने बताया कि अरैक्नोफोबिया, अच्छा ये दोनों वर्ड आप बड़ी आसानी से रिलेट करके भी याद कर सकते हो। कैसे, देखो पहले इसको पढ़ लो, ये दोनों वर्ड मैं याद करना बता रहा हूं आपको, दोनों वर्ड आसानी से याद हो जाएंगे। एक्रो का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई, जैसे यहां लिखा है क्या, फियर ऑफ हाइट्स, एक्रो। जैसे आप देखें इतने एकड़ जमीन है तो उसमें बहुत ऊंचाई है, ये उससे हम लोग ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद ऊंचाई पे या ऊंची ऊंची इमारतों पे, बिल्डिंग में छत पे क्या रहती हैं, मकड़ियां रहती हैं। तो एक्रो से क्या बन गया, अरैक्नो बन गया। जैसे ये वर्ड याद हुआ ये भी वर्ड याद हो गया, अरैक्नोफोबिया फियर ऑफ स्पाइडर हो गया। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, फियर ऑफ डार्कनेस और नाइट, रात में डर लगता हो, अंधेरे को देख के डर लगता हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अंधकार में नहीं सो पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। नाइट से देखो, नाइट से NY, नाइट है ना, डार्कनेस अंधेरा, नाइस्ट्रोफोबिया बोल दिया। उसके बाद नोसोफोबिया, नोसोफोबिया होता है ऐसा भय कि अगर हम कहीं बाहर निकले और कहते भी, जैसे कोरोना चल रहा था, कोविड चल रहा था ना, तो उसमें लोग बाहर निकलते थे, मास्क सब लगा लेते थे, सैनिटाइजर भी लगा लेते थे, लेकिन फिर भी एक भय बना रहता था कि हमको बीमारी ना हो जाए, हमको ऐसी बीमारी ना पकड़ ले। तो वो जो भय होता है वो क्या कहलाता है, नोसोफोबिया कहलाता है। और इसको भी बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं कि जैसे आप देखें, आप कोविड का एग्जाम्पल लें, नाक ढको, मुंह ढको, क्योंकि नाक से बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं। किसी को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो गया है, उसके बाद पास मत बैठो, या अगर वो छींक रहा तो नाकें बंद कर लो, तो नाक से बीमारी पकड़ लेती है। तो क्या कह दिया हमने, नोसोफोबिया कह दिया, नाक से, नोज है ना, ये भी याद हो गया। अगला क्या है, बहुत सारे लोगों को किताबों से डर लगता है, कहते हैं यार इतनी किताबें खरीद तो लिया, एडमिशन तो ले लिया, 10-10 किताबें देख के हालत खराब हो जा रही है, हमें डर लग रहा है। तो ऐसे डर को क्या बोलते हैं, बिब्लियोफोबिया, क्योंकि बिब्लियो का यूज करते हैं लैटिन ग्रीक में, किस चीज के लिए, बुक्स के लिए। तो बुक्स से ऐसे भी याद कर सकते हो, बाइबल हो गया या बुक्स हो गया, बुक का डर। अगला क्या है, फियर ऑफ मैरिज। कई लोग ऐसे होते हैं, अब देखें कई लोगों को तो वाकई मैरिज से, शादी करने से डर लगता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बस बताते हैं कि हम शादी नहीं करना चाहते, शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली शादी कर लेते हैं। उनसे 2-4 महीने बात ना करो तो कहते हैं अरे आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी विद माई मैरिड लाइफ, और मेरे 2-4 बच्चे भी हैं। नहीं, 4-6 महीने में कैसे होंगे, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। तो यहाँ पर गैमोफोबिया, गैम या गैमी यूज होता है किसके लिए, शादी के लिए, मैरिज के लिए। तो अगर कोई बंधना नहीं चाहता, बंधन में किसी के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, गैमोफोबिया बोलते हैं। डिसलाइक करता, पसंद नहीं करता, या उस चीज से दूर भागता, डरता, गैमोफोबिया। क्लियर है। तो उम्मीद है सारे के सारे वर्ड्स याद होगा। और भी फोबिया है जो एग्जाम में आते हैं, जैसे पायरोफोबिया, आग का हो गया फोबिया, पायरोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है। और गायनिक फोबिया, गायनिफोबिया किस लिए हो गया, नहीं गायनिफोबिया नहीं कहते हैं। आप, ये आपके लिए होमवर्क है कि महिलाओं से डर जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, राइट। अच्छा, अगर हम बात करें पुरुषों से डर लगता है तो क्या बोलेंगे, एंड्रोफोबिया। उसके बाद अगला वर्ड क्या है, फिन। फिन का मतलब क्या होता है दोस्तों, टू एंड समथिंग, किसी चीज को खत्म कर देना, फिनिश कर देना। देखो फिनिश में भी क्या है, फिन, फिनिश। या अगर हम कहें फाइनल, फाइनल हो गया, फिनिश हो गया, इसमें देखो फिन आ रहा है, मतलब क्या है, अल्टीमेटली, यानी अंत पे, इवेंचुअली, कोई चीज अंत पर आ जाना, खत्म हो जाना, खत्म की ओर, या किसी चीज को लिमिट कर देना, बाउंड्री किसी की निश्चित कर देना उसको, राइट, कि आपकी ये बाउंड्री से ज्यादा बाहर ना निकलिएगा। हाँ, तो जैसा कि पहला वर्ड आप देख पा रहे हैं, इनफाइनाइट, इसमें फिन है, देखो इनफाइनाइट में फिन। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, ये ऑपोजिट ऑफ फिन, यानी कि लिमिटलेस। कोई चीज बहुत ज्यादा हो तो क्या हो जाती है, वो इनफाइनाइट हो जाती है। हमने कह दिया कि आपको इस एरिया में कन्फाइन रहना है, बंधे रहना है, कन्फाइन रहना है, इस एरिया से बाहर मत जाना, यानी कि हम आपके लिए लिमिट सेट कर रहे हैं, कन्फाइंड टू समथिंग, है ना। इसमें भी क्या है, अब देखिए फिनिकी एक वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज होता है, फिनिकी में फिन लिखा हुआ है। फिनिकी का मतलब वैसे तो होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा।
तो आप सोच रहे होगे कि यहां पर कौन सी लिमिट वाली बात आ गई या बाउंड्री वाली बात आ गई। मैं बताता हूं। जो इंसान, जैसे यहां पे लिखा है डिफिकल्ट टू इंप्रेस और प्लीज, किसी को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आसानी से नहीं मानते, चिड़चिड़े बहुत ज्यादा होते हैं, छोटी छोटी बातों में मुंह बना के बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब उनको लिमिटेड चीजें पसंद हैं, वो अपने दायरे में रहना पसंद करते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। हर किसी से इंप्रेस नहीं होते, हर कोई बात उनको इंप्रेस नहीं कर सकती, इसलिए हमें लगता है कि वो चिड़चिड़े हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ओन बाउंड्री, अपनी सेट लिमिटेशन सेट कर रखी है। तो ये भी वर्ड कहाँ से आ गया, लिमिटेशन से। उसके बाद क्या है, इनडेफिनेट, कोई चीज अगर डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, तो क्या हो गई, इनडेफिनेट हो गई, यानी कि एक डिफाइन हो गया। जैसे ये वर्ड है डिफाइन, डिफाइन का मतलब हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का मतलब भी क्या है, दायरे में रखना। जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल इन जिन चीजों के साथ लगता है, यानी आर्टिकल को हम डिफाइन कर रहे हैं, उसके लिमिट सेट कर रहे हैं, और जिसकी लिमिट सेट ना हो वो क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। और डेफिनेशन में भी, डेफिनेशन भी डिफाइन वर्ड से बना, डेफिनेशन किसी चीज की देना। अब अगला वर्ड हमारे पास क्या है, फिल। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था फोबिया, अब ये क्या है, फिल। फिल का मतलब लवर, इस चीज को पसंद करने वाला, टू लव। अब देखते हैं इससे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पहला वर्ड क्या लिखा है, बिब्लियोफाइल। बिब्लियो स्टैंड्स फॉर बुक्स, है ना, किताबों के लिए, और किताबों को पसंद करने वाला क्या कहलाएगा, द वन हु लव्स बुक्स, तो बिब्लियोफाइल हो गया वो। अब यहां पर देखें, ये फिल वर्ड जब आ गया तो फिल बन जाता है, जब पीछे जाता है यानी सफिक्स के तौर पे जाता है तो ये फाइल बन जाता है। तो ये हम कह सकते हैं, रूट वर्ड भी इसको कह सकते हैं, प्रीफिक्स भी कह सकते हैं, और सफिक्स भी कह सकते हैं, चाहे इसको जो कहो। ये इसकी पोजीशन पे डिफाइन करता है, डिपेंड करता है कि वो क्या होगा उस पर्टिकुलर वर्ड में। अगला क्या है, ऑटोफाइल। ऑटोफाइल का मतलब होता है ऑटो बायोग्राफी, अगर हम कह दें, या ऑटोक्रेसी कह दें, ब्यूरोक्रेसी बना ऑटोक्रेसी, जिसमें हम सिर्फ एक की बात करते हैं, सेल्फ की बात करते हैं। किसी को अपने से बहुत लगाव होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोफाइल बोलते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, फिलैंथ्रोपिस्ट। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया था, आपसे डिस्कस किया था, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब फिल से बना है, फिलैंथ्रोप का मतलब मनुष्य होता है, एस्टिक मतलब टू बिलीव, किस चीज को बिलीव करने वाला, मानने वाला। तो फिलैंथ्रोपिस्ट लवर ऑफ मैनकाइंड, ऑल्ट्रिस्टिक जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद है फिलोसोफर। फिलोसोफर, अब आप कहोगे फिलोसोफर किस चीज से प्रेम करता है, तो फिलोसोफर वो व्यक्ति होता है जो बहुत काम रहता है, कंपोज रहता है, इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो उस चीज में वजन होता है, जिसको हम लोग दार्शनिक बोलते हैं। तो किस चीज का वो लवर होता है, वो लवर होता है इंटेलिजेंस का, यानी विजडम का। क्लियर है ये वर्ड आगे। अब समझ लेते हैं हम लोग कि प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, जो बिगिनिंग में लगता है वो प्रीफिक्स होता है, जो सबसे पहले यूज होता है वो प्रीफिक्स होता है, राइट। तो अब देखते हैं इससे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। पहला यहां पे वर्ड लिखा हुआ है प्रीफिक्स के तौर पे, एंटी। और एंटी का मतलब क्या होता है, देखा होगा ना आपने, ऑपोजिट, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, ऑपोजिट, किसी चीज का उल्टा। तो अब देखिए इससे कौन कौन से वर्ड्स बना रखे हैं। पहला क्या है, कोई व्यक्ति एंटी सोशल है बच्चों। एंटी सोशल का मतलब क्या होता है, सोशल नहीं है, यानी कि सामाजिक नहीं है, समाज का विरोधी है, या हम कह सकते हैं कि सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं रहता, वो क्या कहलाता है, एंटी सोशल कहलाता है। इसके बाद अगला वर्ड बच्चों क्या लिखा हुआ है, एंटी इंफ्लेमेटरी। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। आपने देखा होगा कि बॉडी में कई जगह, अच्छा ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, ये मैं आपको बता दूं कि इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। जब आप देखें कि कहीं पर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ रेडनेस हो जाती है, फिर उसके बाद रेडनेस के बाद अगर बहुत ज़्यादा घाव है तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें पस भी कभी कभी आ जाता है, और धीरे धीरे करके वो चीज़ हील हो जाती है। या कहीं अगर चोट लग जाए तो उसमें जो रेडनेस आती है या पस आता है तो वो किस वजह से होता है, बॉडी, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसके प्रति लड़ाई करता है, लड़ता है ना। तो इन्फ्लेमेशन जो है, यानी कि रेड पड़ जाना, उसमें सूजन या दर्द आ जाना किसी बॉडी पार्ट में, वो इन्फ्लेमेशन कहलाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इन्फ्लेमेशन को कम करे, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी आती हैं कुछ। उसके बाद एंटोनिम, एंटी कहें या एंटो कहें तो बता क्या है इसका, एंटोनिम का मतलब क्या, ऑपोजिट वर्ड, उल्टा। उसके बाद क्या है, एंटीबायोटिक या एंटीबॉडीज भी, जिसको हम लोग अलग तरीके से अगर कह दें, आपने देखा होगा कोई अगर वायरस से हम ग्रसित हो जाए
और वो वायरस हमारे अंदर आ जाए तो इम्यून सिस्टम लड़ता है और उसका एक एंटीबॉडी बना लेता है, यानी कि अब उस वायरस से हमारे पास, जैसे किसी को चिकनगुनिया अगर एक बार जीवन में हो जाए कहते हैं तो दोबारा नहीं होता है, तो उस वायरस के खिलाफ हम लोग क्या जनरेट कर लेते हैं, एंटीबॉडी जनरेट कर लेते हैं। और एंटीबायोटिक क्या है, बायोटिक का मतलब क्या है, जीव से बना जिसमें जान हो, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो हम कह सकते हैं बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, और बुरे को मिटाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, तो वही एंटीबायोटिक, राइट। अब अगला हमारे पास प्रीफिक्स क्या है, री से वर्ड बनाते हैं। री का मतलब क्या होता है, री का मतलब दो मतलब हम कह सकते हैं। री का एक मतलब होता है अगेन, कोई चीज फिर से, और री का एक और मतलब होता है बैक, दोनों सेंस में यूज होता है। अब देखें, रिसीड का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, टू लेसन, किसी चीज की इंटेंसिटी अगर कम हो जाए तो उसको रिसीड बोलते हैं, यानी कि कुछ चीज पीछे आ गई, बैक साइड, राइट, यानी खत्म हो गई या धीरे धीरे करके हट गई, वहां से रिसीड हो गई। रिट्राई का मतलब फिर से ट्राई करना। रिवर्ट का मतलब किसी को वापस से भेजना, यानी कि रिप्लाई बैक, है ना, क्या कहलाता है, रिवर्ट कहलाता है। रिवर्ट के साथ बैक वर्ड का यूज नहीं करते क्योंकि यहां पे जो री आया है ये बैक वर्ड के लिए ही आया है, राइट। तो री का दो मतलब होता है, एक फिर से और दूसरा बैक का सेंस देने के लिए, वापस से, है ना। जैसे कई बार हम लोग रिटर्न बैक लगा देते हैं जबकि रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं करते हैं। रिटर्न अपने आप में क्या बताता है, वापस आ जाना। और रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस हम लोग पढ़ते हैं, करते भी, इसका मतलब क्या है, फिर से अरेंज करना चीजों को दोबारा से। अब देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल सफिक्स के। अब देखिए सफिक्स क्या होता है। सफिक्स जैसा कि मैंने बताया कि जो लास्ट में आता है, पहला हमारे पास सफिक्स क्या है, लॉजी, LOGY, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग, किसी चीज का क्या करना, स्टडी करना। इससे कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं। पहला वर्ड हमारे पास क्या है, थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है, थियो का मतलब गॉड, गॉड या रिलीजन के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, गॉड या रिलीजन के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, थियोलॉजी कहलाता है। टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी या टेक्निकल चीजों के बारे में पढ़ना टेक्नोलॉजी कहलाता है। इसके बाद मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, ये जो वर्ड लिखा है ना मॉर्फो, ये यूज होता है शेप या स्ट्रक्चर के लिए। स्ट्रक्चर, कोई चीज कैसी है, जैसे अगर हम बात करें पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, इनका स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी जो जीव जंतु का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा बना है, शेप कैसा है, इसकी जो स्टडी कहलाती है वो मॉर्फोलॉजी या मॉर्फोलॉजी कहलाती है। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है, एंथ्रोप का मतलब क्या है, मनुष्य। अगर हम मानव संरचना, इंसान कैसे बनता है, उसकी संरचना क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी, राइट। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला वर्ड जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगला सफिक्स हमारे पास क्या है, साइड। तो साइड का मतलब क्या है बच्चों, साइड का मतलब होता है किल करना, मारना। यहां लिखा है ना, जैसे कि पहला वर्ड से क्या बना रखा है हम लोगों ने, सुसाइड। सुसाइड का मतलब अपने आप को मारना, किलिंग ऑफ सेल्फ, सुसाइड। उसके बाद फेटिसाइड, फेटस जो होता है ना, भ्रूण जो होता है, फेटस उसको बोलते हैं, और उसकी हत्या कई लोग कर देते हैं। यानी कि कई लोग जांच करा लेते हैं कि लड़का है लड़की है, और अगर लड़की होती है तो कहते हैं कि नहीं अब लड़की हमें नहीं पैदा करनी, तो उसकी जान ले लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा अपराध है, नहीं करना चाहिए। और ये अपराध मानव समाज में भी, सोसाइटी में भी है, और अगर देखा जाए तो धार्मिक रूप से भी है। कि रीज़न क्या है कि हम कहते हैं, चाहे रिलीजन कोई भी हो, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, दोनों में अगर देखा जाए तो हिंदूज़ में कहते हैं कि लड़की क्या है, लक्ष्मी है, माँ सरस्वती हैं। और अगर हम मुस्लिम से माने तो आप देखेंगे क्या कहा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो बरकत होती हैं। लड़कियां इंसान को तभी देता है, ईश्वर लड़कियां किसी भी इंसान को तभी देता है जब वो उससे प्रसन्न होता है, राइट। तो इसको ऐसा मत समझे कि हाँ लड़की आ गई तो दहेज देना पड़ेगा, बल्कि कुछ ऐसे चेंजेस अपने सोसाइटी में लाएं कि हमें लड़कियां अगर पैदा हो तो हमें बोझ ना लगे। और बोझ क्यों लगता है, जब हमें बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। अगर सामने वाली पार्टी हमसे दहेज ना मांगे और कह दे कि आपकी जो पुत्री है वही हमारे लिए सब कुछ है, दहेज है,
तो दैट इज सफिशिएंट। तो कौन ऐसा है जो कहेगा नहीं हमको लड़की नहीं चाहिए? सभी ईश्वर की देन है। इसके बाद भ्रूण को किल करना क्या होता है? फेटिसाइड होता है। उसके बाद जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? जेनोसाइड का मतलब होता है अगर लोगों को ग्रुप में मार दिया जाए बहुत बड़ी संख्या में। जैसे आप देखें कि अभी कई बार क्या होता है कि धार्मिक दंगे होते हैं उसमें, और कई लोग मारे जाते हैं। उसमें देखो नुकसान सिर्फ और सिर्फ इंसान का होता है, भगवान का कोई नुकसान नहीं होता। हम भगवान के नाम पर लड़ते हैं। कभी आपने देखा कि गीता, भगवत गीता या कुरान या बाइबल आपस में कभी लड़ते हो? नहीं, लड़ते इनके पीछे लड़ते वही लोग हैं जो इनको कभी पढ़ते नहीं है। क्योंकि अगर आपने एक बार श्रीमद् भगवत गीता पढ़ ली, या आपने बाइबल पढ़ ली, या आपने कुरान पढ़ ली सही तरीके से, अच्छा मौलवियों के पास जाके नहीं, धर्म प्रचारकों के पास जाके नहीं, खुद से समझदारी से अगर पढ़ लिया, तो आप देखेंगे किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं है। और अगर हम कहते हैं कि आपको लगता भी है कि हाँ किसी भी धर्म में कोई बुराई है, तो कौन आपसे कह रहा है कि उस बुराई को ले लो, अच्छाई को ले लो जो आपको बुरा लगता है। देखो भाई, ईश्वर ने आपको क्या दिया? अक्ल दी है ना, ब्रेन दिया है, सोचने समझने की शक्ति। इतना समझ सकते हो ना क्या गलत क्या सही। तो जो गलत लगता है उसको हटा दो, किसी भी धर्म में जो अच्छी चीजें हैं उसको हासिल कर लो, और यही आपसे ईश्वर चाहता है। हाँ, अब अगला क्या है? लर्निंग वोकैबुलरी बाय निमोनिक टेक्निक। ये निमोनिक टेक्निक क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन देते हैं निमोनिक टेक्निक का, उसके बाद और भी वर्ड्स इस पर बेस डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, यानी कि जब हम लोग वोकैब पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे तो बताएंगे कि निमोनिक टेक्निक के ऊपर और कौन से वर्ड्स हैं जो आधारित है, आप याद कर सकते हो, और कुछ भी और भी एक्सरसाइज के वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, तो यहां पर क्या लिखा है? निमोनिक टेक्निक का मतलब क्या होता है समझ लो। ये जो पूरी कहानी लिखी हुई है एक बार पढ़ के सुना देते हैं। ये ऐसे तरीके होते हैं जो आपको मेमोराइज करने में सहायता करते हैं, किसी भी आइडिया को, किसी भी वर्ड को, किसी पैटर्न को, किसी फ्रेज को, या किसी चीज को, है ना। अब निमोनिक टेक्निक जो होती है उसमें क्या क्या चीजें आ सकती, कैसे आप याद कर सकते हो नई नई चीजों को। आपको याद होगा जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते थे तो उसमें विद्युत ऋणात्मक वाली एक सीरीज बताई जाती थी, जिसमें पहला जो वर्ड होता, पहला जो एलिमेंट होता था वो होता लिथियम, उसके बाद वो पोटेशियम। तो उसको कैसे याद कर? लिख बेसर का नामक अलमंजन कर, ये निमोनिक टेक्निक ही तो है। या कंजंक्शन में अक्सर बोला जाता है कि अगर आपको कंजंक्शन का पूरा सीरीज याद करना है तो फैन बॉयज याद कर लो, है ना। या जनवरी फरवरी में एक महीने में कितने दिन होते हैं, इसको तैयार करना है तो अपने ऐसे फिंगर पे ऐसे गिन लो, 30 का है 31 का है, ऐसे पता चल जाता है। ये सभी के सभी निमोनिक टेक्निक्स है, जिसको देसी उपयोग कहा जाता है। किसी भी चीज का देसी तरीका वो है निमोनिक टेक्निक। और दिमाग ऐसे ही अपना बना होता है कि चीजों को हम, जो हमारे पास पहले से चीजें हैं, जो ब्रेन में पहले से कैद है, जो आती हैं, उन वर्ड्स को नए नए वर्ड्स से रिलेट करके पढ़ना, मेमोराइज करना, पिक्चराइजेशन करना, विजुअलाइज करना, डिस्कशन करना, है ना, या अलग अलग उसको कीवर्ड्स में डिवाइड करना, ये सब के सब निमोनिक टेक्निक में आते हैं। और स्टोरीज बनाने से क्या होता है? स्टोरी, जो चीजें हम लोग स्टोरी के फॉर्म में देखते हैं, सुनते हैं, वो ज्यादा चीजों को हम लोग ग्रैप्स करते हैं इजिली। हाँ, जैसे कि यहां पर एक देख पा रहे हैं आप कि एक इमेज बना हुआ है, और मुझे नहीं पता विजिबल है कि नहीं, शायद विजिबल आपको दिखाई दे रहा हो। और एक वर्ड यहां पे लिखा हुआ है, मैं साफ तौर पे लिख देता हूं, आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब क्या होता है? बहुत कठिन कोई चीज जिसमें परिश्रम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इसमें लिखा है रिक्वायरिंग ए ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, जिसमें बहुत ज्यादा परिश्रम या एफर्ट्स की जरूरत होती है, वो कठिन कार्य या मुश्किल कार्य, कोई चीज कठिन होती है, मुश्किल होती है, उसको आर्डुअस कहते हैं। अच्छा, अब चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक कीवर्ड इससे हम याद कर सकते हैं, इसको तोड़कर आर्डुअस से पता चल रहा है कि हार्ड फॉर अस, देखिए, या हार्ड ऑन अस। कोई चीज हमारे लिए मुश्किल है तो क्या है? वो आर्डुअस है। हार्ड फॉर अस, हार्ड ऑन अस, राइट, मुश्किल है, डिफिकल्ट, तो आर्डुअस ऐसे याद हो गया आपको। अगला क्या लिखा है? टेनेबल। ये अगर वर्ड ना दिख रहा हो तो मैं आपको फिर से यहां पे लिख देता हूं। टेनेबल का मतलब होता है किसी चीज का लॉजिक, कोई चीज देके या किसी को तर्क देके डिफेंस कर लेना। यानी अगर कोई किसी बात पे ऑब्जेक्शन कर रहा है
तो उसको संभाल लेना, बैलेंस कर लेना। जैसे कि यहां पे लिखा है एबल टू डिफेंड अगेंस्ट ऑब्जेक्शन। अगर कोई आपकी बात पर ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं ये आपने गलत कहा, हम नहीं मानते, तो क्या करोगे? अपनी बात को डिफेंड करने के लिए कुछ राय दोगे, अपना तर्क शक्ति दोगे, कुछ लगाओगे लॉजिकल चीजें, तो वही क्या कहलाती है? टेनेबल कहलाती है। कोई अगर चीज, यानी देखो इसको कीवर्ड कैसे आते हैं, देखो कुछ लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं डिफेंड करने का ना, रोक रहे हैं, तो 10 लोग मिलकर एबल है किस चीज में भाई? अगर यूनिटी होगी, 10 लोग आ जाएंगे और किसी चीज का विरोध करेंगे तो जाहिर सी बात है उस चीज को वो डिफेंड कर ले जाएंगे। जहां पर 1 या 2 इंसान होंगे वो ढीले पड़ जाएंगे, राइट, कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए कैसा समझ में आ रहा है? साउंड्स लाइक 10 पीपल वर एबल टू डू समथिंग। 10 लोग कुछ करने के सक्षम थे, टेनेबल है ना। तो क्या है? डिफेंस करना किस चीज को। अब यहां पे अगला वर्ड क्या लिखा है? अलूफ। देखिए अलूफ का मतलब होता है बिल्कुल लोगों से, समाज से बिल्कुल अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। अब ये बंदा यहां पर बैठा हुआ, कहां पर देख सकते हैं? छत पर बैठा हुआ है ना, झोपड़ी अपने घर की छत पर बैठा हुआ है। और कैसा समझ में आ रहा है अलूफ? जैसे वो अपनी रूफ पे बैठा हो, छत पर बैठा हो रूफ पे, और कैसे बिल्कुल उदास सा है। जैसे कई बार कोई हमसे कुछ कह देता है, हम लोग रूठ जाते हैं, तो जाके कोने में चुपचाप जाके या किसी अलग कमरे में जाके पड़ जाते हैं और किसी से मिलने की कोशिश नहीं करते। तो अलूफ का मतलब क्या है? अलग हो जाना, दूर हो जाना किसी से, डिस्टेंट एंड रिमूव्ड और अनफ्रेंडली। क्लियर? तो रूफ से अलूफ याद कर लिया। अगला वर्ड क्या है? ट्रक्यूलेंट। क्या लिखा है? ट्रक्यूलेंट। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं ट्रक बना दिया गया है। ट्रक्यूलेंट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा लड़ाकू कोई चीज, यानी कि लड़ने के लिए तत्पर, बिल्कुल एग्रेसिव, ईगर टू फाइट, जैसे कि यहां लिखा है एग्रेसिव। देखिए, या जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, एक वर्ड और है बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब भी यही होता है, लड़ाकू, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार, एग्रेसिव, आक्रामक। और ये वर्ड भी कैसे याद किया? ग्लूकोज पी के बेलिकोस करने गए, लड़ाई करने गए, ताकत आ गई। इन द सेम मैनर ट्रक्यूलेंट का मतलब क्या है? ट्रक कैसा होता है? बड़ा सा होता है, आक्रामक होता है। देखो इसको, देखो कैसा भयावह लग रहा है, खतरनाक ट्रक लग रहा है। कंटेन्स द साउंड्स इन ट्रक एंड क्रूएल। देखो ट्रक बड़ा, उग्र और क्रूएल है वो, यानी कि क्षति पहुंचा सकता है। अब अक्सर देखा होगा रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, बड़ा सा ट्रक निकला तो हम लोग अपने आप की गाड़ी रोक लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, कहते हैं अरे भाई ये तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स आपको तैयार हो गए, अभी के अभी आपको रटना। और यहाँ पर ये क्या है? बड़ी सुंदर सी डोली, ऐसा लग रहा है बड़ी सुंदर सी डोली बनी यहाँ पर। और मैंने एक वर्ड लिखा है डोलफुल। देखो डोलफुल में डोली है। एक कहानी सोचते हैं, जब, अच्छा डोली दुल्हन से रिलेट किया, जब दुल्हन की डोली उठती है तो दुल्हन कैसी होती है? खुश है, उदास? अरे भले ही अंदर से बहुत खुश हो कि हाँ हमारी शादी हो रही है, सपनों का राजकुमार आज आने वाला है, हमको लेके जाएगा, है ना, लेकिन दिखाना क्या पड़ता है कि हम बहुत ज्यादा उदास हैं। नहीं तो घर वाले तो भाई देखते हैं, चाचा फूफा ये सब ताक लगाए रहते हैं कि देखें लड़की रो रही है कि खुश है ना। तो जब लड़की की या दुल्हन की डोली उठती है तो वो क्या होती है? डोलफुल होती है, मतलब उदास होती है, सैड होती है, अनहैप्पी होती है। डोलफुल का मतलब इससे निकल के आ गया, अनहैप्पी। तो आपने देखा 5 वर्ड हमने यहां पर आपके सामने डिस्कस किए बेस्ड ऑन निमोनिक टेक्निक। और निमोनिक टेक्निक ऐसी है जिससे हम लोग बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये मेरे लिए सबसे बेस्ट कारगर टेक्निक है जिससे मैं अपने वर्ड्स याद करता हूं, और उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। ऐसे तैयारी करो कि बार बार आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इस तकनीक से अगर आप याद करोगे तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे सारे वर्ड्स आपको तैयार हो जाएंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में दूसरी एक्सरसाइज लेके जिसमें और भी ज्यादा वर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और जय हिंद हमेशा की तरह।